हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे बारे स्पीड टॉर्क कर्व्स इन डीसी मोटर के बारे में। पुराने जो लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको वोल्टेज कर्व के बारे में डिस्कस करा था। हमने वोल्टेज रेगुलेशन कर्व को देखा था। वोल्टेजेस से रिलेटेड जितने भी कर्व थे डीसी जनरेटर के, उन सबको हमने देखा था, जिसको नाम दिया गया था परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है डीसी मोटर की। ठीक, तो डीसी मोटर में बेसिकली स्पीड जो होती है मोटर में वो मॉनिटर करी जाती है। बहुत सारे कर्व होते हैं, लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्व होता है वो होता है स्पीड टॉर्क कर्व। तो मैं आपको इस लेक्चर में स्पीड टॉर्क कर्व के ऊपर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और स्पीड टॉर्क कर्व जो डीसी मोटर होती है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व होते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्पीड टॉर्क कर्व के ऊपर सबसे ज्यादा आपसे मोटर से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो स्पीड टॉर्क कर्व, और अगर जनरेटर से तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कर्व यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट कि कैसे डीसी मोटर की हम जो स्पीड होती है वो उसकी टॉर्क की जनरेशन कैपेबिलिटी को अफेक्ट करती है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। सेकंड, कैसे डीसी सीरीज, मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हमें नो लोड पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी ज्यादा ये वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड थर्ड वन इज द कि कर्व जो होता है कंपाउंड जनरेटर के या कंपाउंड मोटर के जो कर्व्स हैं वो कैसे डिफर हैं शंट मोटर से, क्या उनमें सिमिलरिटी और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। इन सब को हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल में इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक की बात कर ली जाए यानी कि मोटर के कर्व बनाने के लिए, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो जनरेटेड वोल्टेज जो होता था ईजी, जो कि जनरेटर के केस में होता था, वो अगर हम लोग मोटर की तरफ जाएंगे तो मोटर में यही सेम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैक ईएमएफ में, ईबी में। ठीक है, बैक ईएमएफ, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर ले चुका हूँ, डाउट है तो वहां जाके देख सकते हो। फॉर्मूला नाम भले ही चेंज हो जाए, जनरेटेड से बैक ईएमएफ हो गया है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन पी फाइव जेड बाई 60A। ठीक, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इसमें अगेन पोल, नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट है, देन नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, यानी कि अगर तुम्हारा लैप है तो उसमें ए इक्वल टू पी होगा। ठीक, ए इक्वल टू पी। और अगर वेव है तो वेव के अंदर क्या होता है, वेव के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होते हैं। ठीक, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं शॉर्ट में ही लिख सकता हूं, जो बैक ईएमएफ होगा वो सारे कांस्टेंट को एक में ले लो, यानी कि ये कांस्टेंट, दिस एंड 60 भी कांस्टेंट है, इनको एक कांस्टेंट में ले तो के इंटू एन इंटू फाइव, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। ठीक, अगर मल्टीप्लाई का साइन बैठा दो तो के एन फाइव। क्लियर हो रहा है, ये हो गया फील्ड फ्लक्स। क्लियर, तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आ गया, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, नॉर्मली क्लियर हो गया। इसमें हमने करा क्या है, इसके अंदर हमने जो एन लिया ये क्या है, स्पीड होती है आरपीएम में। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो मैं जानता हूं, यानी कि जब हम लोग सर्किट की एनालिसिस करते हैं, सर्किट की एनालिसिस, ठीक है, तो वहां से जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, जब केवीएल लगाया था मैंने, तो वो इक्वल टू निकल के आता है ई, जनरेटर केस में निकल, ई जो जनरेटर था उस केस में निकल के आता था ई जी माइनस का आई ए आर ए। क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर मोटर की बात करोगे तो वहां पे जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ई वी टी इक्वल टू होता है बैक ईएमएफ प्लस में आई ए आर ए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, यानी कि अब अगर तुम बात करते हो वोल्टेज की, ठीक है, तो मतलब मोटर की, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, वी टी इक्वल टू ई बी प्लस में आई आर ए। ठीक है, अच्छा इसी फॉर्मूले में अगर ई बी को मैं एक तरफ ले लूँ, ई बी, तो वो हो जाएगा वी टी माइनस का आई आर ए। क्लियर है, मैंने इसे क्या करा, इसको इधर भेज दिया है, तो ई बी इक्वल टू वी टी माइनस का आई आर ए। अब जो प्रीवियस फॉर्मूला निकाला था वहां से सेम चीज पुट कर दो यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे के, ठीक, जो कांस्टेंट था कैपिटल में था, के इंटू फाइव फील्ड इंटू एन स्पीड इक्वल टू वी टी माइनस का आई आर ए। क्लियर हो रहा है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसको अगर मैं समअप करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन इक्वल टू वी टी माइनस का आई ए आर ए डिवाइड बाई के एंड फाइव एफ। क्लियर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया ये, यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास, स्पीड इक्वल टू वी टी माइनस का आई आर ए अपॉन में के फाइव एफ। ठीक, ये मैं यहाँ पे केवल आपको मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं उनको मैं पहले बता दूंगा, देन हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे। नाउ एक और फॉर्मूला आता है टॉर्क का, ये भी मैंने बता चुका हूँ। अगर टॉर्क के फॉर्मूले की बात कर ली जाए, टॉर्क, तो वो कितना होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा पी फाइव जेड आई ए अपॉन में टू पाई ए। ठीक है, ये हो गया टॉर्क होता है डीसी मशीन के अंदर, टॉर्क जो बनता है फॉर्मूला। ठीक, अगेन अगर इस फॉर्मूले में भी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ए कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, ठीक, और आपका पास नंबर ऑफ पोल्स, कंडक्टर्स, ये सब कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को जब मैं शॉर्ट करूंगा तो वो निकल के आएगा के, ठीक है, कांस्टेंट को एक साथ ले लिया, इनटू
फ्लक्स फाई एफ इंटू आई ए, यानी कि एम्पर करंट, आर्मेचर का करंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आर्मेचर करंट आ गया ये। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आ गया टॉर्क का। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब देखो अभी तक टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास सेपरेट निकल के आया है और स्पीड का फॉर्मूला जो है वो अलग निकल के आया है। अभी तक इन दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक, ये अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शंट मोटर ऐसा लेके चल रहा हूँ, शंट मोटर को ऐसा रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे सीरीज जब लेंगे तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज की अगर बात कर ली जाए तो आर ए प्लस में आर सीरीज और ऐड हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इसके ऊपर मैंने सर्किट एनालिसिस के ऊपर मशीन के क्वेश्चन लिए हुए हैं, डीसी मशीन की फैमिली के, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनको जाके देख सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, अच्छा इसी में यहाँ तक आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या करा है, कोई भी चीज़ यानी कि टॉर्क आ गया है और स्पीड आ गई है, अभी इन दोनों को कनेक्ट नहीं करा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इनको लिखते हैं, सबसे पहले हम मोटर लेंगे, शंट मोटर के बारे में बात कर लेते हैं, शंट मोटर। ठीक है, शंट मोटर, क्लियर। तो शंट मोटर में सेम फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा जो यहाँ पे निकाला था। तो एक मैंने स्पीड का फॉर्मूला निकाला, स्पीड कितनी निकल के आई थी यहाँ पे, स्पीड एन, एन इक्वल टू तुम्हारी निकल के आई थी वी टी। ठीक है, वी टी माइनस का आई ए आर ए, ठीक, डिवाइड बाई के इंटू फाई एफ। ठीक है, फील्ड का फ्लक्स, क्लियर हो गया। दूसरा टॉर्क टी, वो कितना निकल के आया था, वो आया तुम्हारा के फाई और आई ए, कैपिटल में ले लो, क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अगर स्पीड के फॉर्मूले को और थोड़ा वेरीफाई करें तो वी टी डिवाइड बाई के फाई आ जाएगा, माइनस का आई ए आर ए डिवाइड बाई के फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, जस्ट इनको अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ठीक, अब इसी में अगर मैं क्या करूँ, ये वाला जो आई ए है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं ऊपर और नीचे क्या करूँ, फाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और के से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर और नीचे यानी कि फाई और के, तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, वी टी अपॉन में के फाई माइनस का आई ए। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, आई ए ये वाला पोर्शन और के फाई, आई ए के फाई, ये क्या था, ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क टी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा टी ई, क्लियर हो रहा है। ठीक, इंटू आर ए डिवाइड बाई ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, के स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, केवल ऊपर नीचे क्या करा है, फाई से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर और नीचे, क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये जो पूरा सॉल्व होकर निकल के आया है, ये जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, ये यहाँ पे हमने क्या करा, स्पीड को कनेक्ट कर दिया है आपके फॉर्मूले में टॉर्क के साथ। ठीक, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई खास हमने काम नहीं किया, बस इन दोनों कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं, अगर इसी के अंदर आप क्या करते हैं, स्पीड को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं एन की बात करूँ, अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूँ, यानी कि नो लोड का केस। अगर मैं नो लोड का केस ले लूँ, नो लोड, ठीक, तो नो लोड केस में क्या होगा, आई ए जो आर्मेचर करंट होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब अगर नो लोड के इस केस की बात करें तो नो लोड यानी कि जब भी मैंने मोटर पे कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं लगाया किसी भी तरीके का, ठीक है, तो स्टार्टिंग मतलब ऐसा केस है जिसमें मोटर चल तो रही है आरपीएम पे, लेकिन उस पर कोई लोड नहीं लगाया, यानी कि चक्की चल रही है पर आटा भी पीसने नहीं डाला है, बिल्कुल वही वाला सीन है। तो जब तुमने कोई लोड नहीं लगाया हो तो नो लोड करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा आइए। ठीक, क्योंकि शंट मोटर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, शंट मोटर है। ठीक, आई इक्वल टू जीरो हो गया। ऐसे केस में जो स्पीड होगी, नो लोड की स्पीड होगी, उसे मैं एन नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एन नॉट का मतलब हो गया नो लोड स्पीड। ठीक, ये क्या है, नो लोड स्पीड। ठीक है, नो लोड स्पीड हो गई। तो देखो अब अगर एन नोट की ये नो लोड की स्पीड की बात करें, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो जरा इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पूरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर केस को देख लो। ठीक, नो लोड की स्पीड जरा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वी टी एन जो निकल के आया था, एन इक्वल टू निकल के आया था वी टी अपॉन में के फाई, जब मैंने अलग अलग कर लिया था माइनस का आई ए आर ए अपॉन में के फाई आ गया था निकल के। ठीक है, यही तो था। तो देखो जब नो लोड की स्पीड यानी बात करें एट नो लोड, नो लोड, ठीक है, तो नो लोड पे क्या होगा, आई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया है, नो लोड स्पीड का, यानी कि एन नो लोड इक्वल टू निकल के आया है वी टी अपॉन में के फाई। क्लियर है, यानी कि जब तुमने कोई भी लोड नहीं लगाया होगा तो कितनी मोटर, शंट मोटर कितनी स्पीड पे चल रही होगी, वी टी अपॉन में के फाई, ये क्या हो गई, नो लोड स्पीड। ठीक है, ये नो लोड स्पीड हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो। जब तुम इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी एन नॉट, यानी कि नो लोड स्पीड में। तो अगर बात करी जाए नो लोड इस फॉर्मूले को, यानी कि जो फाइनल फार्मूला निकल के आया, फाइनल फार्मूला मोटर की रेगुलेशन का, इसी से हम लोग कर्व बनाएंगे। ठीक है, शंट मोटर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, शंट का है, ये सीरीज का अलग होगा।
तो n, ठीक है, किसी भी आरपीएम पे इक्वल टू नो लोड स्पीड, ठीक, माइनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इनटू रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई आपका के स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर फील्ड फ्लक्स का। ठीक, समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इसी से हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पीड टॉर्क का रिलेशन, जिसमें हमने टॉर्क भी ले लिया, स्पीड भी ले लिया, नो लोड स्पीड ले लिया। इन सबको जब बना के मैं जब कर्व ड्रॉ करूंगा तो उसको जरा देख लेते हैं वो कर्व कैसे बनेगा। तो पहले वाई एक्सिस बना लेते हैं और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गई एक्स एक्सिस, तो इस पर टॉर्क ले लेते हैं टी, एंड दिस वन इज द स्पीड ले लेते हैं एन। क्लियर हो रहा है। तो अब ये कर्व क्या, ये फॉर्मूले से अगर देखो तो एक होगी नो लोड स्पीड, यानी कि जब स्पीड, जब तुमने कोई लोड नहीं लगाया होगा तो वहां पे क्या होगा, एन नॉट होगा, यानी कि एक नो लोड स्पीड होगी। वो नो लोड स्पीड कहाँ से होगी, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज द नो लोड स्पीड। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी इक्वल टू कितना है, जीरो है, क्योंकि तुमने कोई लोड ही नहीं लगाया है। तो आई ए इक्वल टू जीरो है, जब आई ए जीरो है तो टी जीरो है, यानी कि यहाँ पे आ गए। ठीक, अब जैसे जैसे आप लोड लगाते जाएंगे, यानी कि ये अगर स्ट्रेट लाइन गई, ठीक, नो लोड स्पीड, ओके। अब जैसे जैसे तुम टॉर्क बढ़ाना शुरू करोगे, यानी कि लोड लगाना शुरू करोगे, यानी कि आई ए रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू, सॉरी करंट बढ़ाना शुरू करोगे, आर्मेचर करंट। ठीक, जब लोड लगाओगे, लोड लगाना शुरू करोगे तो आई ए राइज अप होगा, आई ए राइज अप होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो भी राइज अप होगा, और जब वो राइज अप होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये नेगेटिव कंपोनेंट, ये क्या होगा, ये भी राइज अप होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव कंपोनेंट जब राइज होगा तो कर्व क्या होगा, कर्व डाउनफॉल की तरफ जाने लगेगा, यानी कि गिरने लगेगा। तो कर्व कुछ आपका जो निकल के आएगा वो इस तरीके से डाउन में निकल के आएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। ये n1 ले लेते हैं, यानी सर्टेन टॉर्क पे जो स्पीड होगी, तो ये देखो लगातार क्या हो रहा है, स्पीड क्या होगी इसकी, डाउन होती चली जाएगी जैसे जैसे आप टॉर्क को इंक्रीज करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, तो यानी कि ये फॉर्मूला से आपका इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हो, यानी जैसे तुम टॉर्क लोड अप्लाई करोगे तो इसकी स्पीड जो होगी डीसी शंट मोटर की, वो स्पीड क्या होगी, डाउनफॉल होने लग जाएगी। क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज मोटर के बारे में। सीरीज मोटर को जरा देख लेते हैं, सीरीज की क्या कहानी है। तो सीरीज मोटर में क्या चेंज हो जाएगा, सीरीज मोटर में जो फील्ड फ्लक्स फाई था वो किसकी वजह से आ रहा था, फील्ड वाइंडिंग करंट आई एफ की वजह से आ रहा था। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आई एफ जो होता है वो इक्वल होता है आर्मेचर करंट के, यानी कि आई एफ इक्वल टू होता है आई ए के। क्लियर हो गया। तो ये चीजें हमें पता है, फील्ड वाइंडिंग करंट इक्वल टू वो होता है। ठीक, तो अगर टॉर्क की, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क की बात करें, जो इक्वेशन निकल के आई थी के इंटू फाई एफ इंटू आई ए। ठीक, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो फाई एफ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आई एफ के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के डैश कर लो, यानी कि एक इसका भी प्रोपोर्शनल ले लो और आई एफ आ जाएगा इंटू आई ए। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि देखो जो फाई एफ होता है वो इक्वल टू मान लेते हैं सी इंटू आई एफ होगा। ठीक, तो जब सी के इंटू सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं के डैश, तो यहाँ से आ गया ये के डैश। ठीक है, तो के डैश इक्वल टू आई एफ इंटू आई ए, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, के डैश इंटू आई ए का होल स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो ये अब नई इक्वेशन आ गई है। ठीक, आगे चलते हैं इसी में। अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड की, क्या इक्वेशन में चेंज आएगा स्पीड की, तो एन का जो फॉर्मूला था वो इक्वल टू था तुम्हारा वी टी माइनस का आई ए, अब इसमें जुड़ जाएगा आर ए प्लस में आर सीरीज वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई वी टी, सॉरी के इंटू फाई, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, फाई एफ की इसको रिप्लेस करेंगे, फाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, सी इंटू आई एफ लिखूंगा, और के सी आई एफ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा के डैश इंटू आई एफ में। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, नया फॉर्मूला एन का इक्वल टू आ जाएगा वी टी डिवाइड बाई, सबको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो के डैश इंटू आई एफ, ठीक, माइनस का आई ए आर ए प्लस रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस डिवाइड बाई आ जाएगा आपका के डैश इंटू आई एफ। क्लियर हो गया। सिंपली चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है, बहुत सिंपल सा रखा है। अभी मैंने इसमें आई ए पिक्चर में नहीं लाया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। इसको आगे ले चलते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर फार्मूला लेके जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं वो क्या पहुँचेगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा इसको जल्दी से आगे चलते हैं लेके, जहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। ठीक, तो उसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो n इक्वल टू कितना निकल के आया, अब n इक्वल टू निकल के आया था वी टी डिवाइड बाई के डैश इंटू आई एफ निकल के आया था, माइनस का आ गया था आपका आई ए, और यहाँ पे था आर सीरीज प्लस में आर आर्मेचर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई के डैश इंटू आई एफ।
क्लियर हो गया। अब क्या होता है, मैं जानता हूं कि डीसी सीरीज में, सीरीज के केस में क्या होता है, डीसी सीरीज के केस में सीरीज वाइंडिंग किसके साथ लगी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो इसीलिए क्या होता है, आई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आई फील्ड के। ठीक, जब ये दोनों हो जाएंगे यानी कि इन दोनों को जब इक्वल रख दोगे तो ऐसे केस में ये जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के डैश इंटू आई ए। क्लियर, माइनस का आई ए, ठीक, इंटू आर सीरीज प्लस में आर ए डिवाइड बाई के डैश इंटू आई। ठीक, अब ये आई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतनी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देखो जरा, टॉर्क का जो निकल के आया था इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो आई ए की वैल्यू अगर निकाली जाए तो आई ए इक्वल टू मैं कह सकता हूँ अंडर रूट में टी ई के डैश इंटू आई ए है। ठीक है, इसकी जगह मैं कह सकता हूँ ये टी डिवाइड बाई के डैश कह सकता हूँ, सिंपल सा है। आई ए को मैंने इधर रख लिया, जब इसको नीचे भेज दिया तो टी डिवाइड बाई के डैश हो जाएगा और आई ए का स्क्वायर रूट हटाओगे, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यानी कि आई ए की वैल्यू को मैं टॉर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यानी कि अगर मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे आई ए की वैल्यू को टॉर्क से रिप्लेस करूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा उसको देख लेते हैं। तो आपका निकल के आएगा एन इक्वल टू, ठीक, एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई क्या था, के डैश आई ए था ना, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा के डैश इंटू आई ए की जगह आ जाएगा अंडर रूट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डिवाइड बाई के डैश। ठीक, और माइनस का आर ए बचा होगा ऊपर और आर सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बचा होगा, आर्मेचर और सीरीज का, डिवाइड बाई के डैश। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको अगर मैं अंदर भेज दूँ, ठीक, इसको अगर अंदर भेज दूँ, ठीक, यहाँ पे तो ये इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको अंदर भेजोगे तो इंटू के डैश का स्क्वायर हो जाएगा, के डैश स्क्वायर, तो ये के डैश और स्क्वायर कैंसिल। तो यानी कि फाइनल जो फॉर्मूला मेरे पास निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा आपके पास एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट में, वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंटू के डैश। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ बाहर अगर है उसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर भेजोगे तो स्क्वायर टाइम्स करके भेज सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो इसको जस्ट मैंने स्क्वायर रूट करके अंदर भेज दिया है, इसको स्क्वायर करके। ठीक, ये हो गया माइनस का आर ए प्लस में आर सीरीज डिवाइड बाई के डैश। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला निकल के आया इससे हम लोग कर्व को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला मेन निकल के। ठीक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, तो भैया ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, हाइपरबोला कर्व की। ठीक, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो हाइपरबोला कर्व की रिप्रेजेंट करती है। तो जल्दी से हाइपरबोला कर्व बना लेंगे, उसको देख लेते हैं। तो हाइपरबोला कर्व बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, ये हमने एक्सेस ले ली अगेन, ठीक, और ये टॉर्क ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, एंड ये ले ली हमने स्पीड आरपीएम में। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको जरा देखते हैं कि जैसे हमने शंट में देखा था, शंट में हमने यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू कर दिया था, हमने कहा था यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि उसकी जो नो लोड पे स्पीड थी एन नॉट। ठीक, लेकिन जरा सीरीज मोटर को एनालिसिस करते हैं कि सीरीज मोटर की नो लोड की स्पीड क्या होगी, उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे फॉर्मूला क्या निकल के आया है, एन इक्वल टू निकल के एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट में टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटू के डैश माइनस का आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के डैश। ये निकल के आया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको देखते हैं, नो लोड की स्पीड, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट को जरा बहुत ध्यान से देखो। ये होता है तुम्हारा क्या होता है, ये नो लोड की स्पीड को दिखाता है। नो लोड स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई, वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट में टी इंटू के डैश, या कह सकता हूँ ये किसके बराबर होगी, वी टी डिवाइड बाई के डैश इंटू आई ए। एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, मैंने जस्ट को रिप्लेस करा था, ये फॉर्मूला था। ठीक, अब जरा इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर मैं क्या करता हूँ आई ए इक्वल टू जीरो कर देता हूँ इन डेट केस, नो लोड केस में अगर आई ए को तुमने क्या करा, जीरो कर दिया, तो एन नॉट कितनी हो जाएगी, एन नॉट हो जाएगी तुम्हारी इन्फिनिटी। ठीक, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर तुम नो लोड पे, यानी कि नो लोड पे अगर आपने आई ए को जीरो कर दिया तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी तुम्हारी मोटर की, जो आउटपुट स्पीड होगी नो लोड स्पीड, वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो डीसी सीरीज की मोटर की जो स्पीड होती है एट नो लोड, यानी जब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल तुमने डीसी सीरीज मोटर ऑन करी, आटे की चक्की में तुमने डीसी सीरीज मोटर लगा दी, उसको ऑन कर दिया, लेकिन उस पर कोई लोड नहीं डाला, यानी कि आटा पिसने नहीं डाला, तो इन डेट केस क्या होगा, मोटर कितनी स्पीड से चलेगी, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट स्पीड पे। और ऐसे में तुम्हारी मोटर जो है वो ख़राब हो सकती है, मैकेनिकल पुर्जे उसके टूट सकते हैं, उसके पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो नो लोड पे स्पीड कितनी
कितनी होगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। समझ में आ गया? तो यानी कि नो लोड पे तो स्पीड तुम्हारी इन्फिनिटी होगी। अच्छा देखते हैं कि अगर स्पीड 0 है उस समय, उस केस में उसका टॉर्क कितना वो जनरेट करेगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पीड को लो करता चला जाऊँ और लो करते करते बहुत ही ज़्यादा लो कर दूँ, तो ऐसे केस में वो कितना टॉर्क जनरेट करेगी मोटर, उसको भी देख लेते हैं। तो इसी केस में क्या करो, यानी कि एक अगेन इसको आगे एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारी स्पीड क्या निकल के आई थी, नो लोड इक्वल टू आई थी वी टी डिवाइड बाई के डैश इंटू आई ए। क्लियर हो गया? यानी कि कह सकता हूँ नो लोड जो स्पीड होगी वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आई ए के। ठीक, अब अगर मान लेते हैं नो लोड की बात कर लें, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई। अगर आई ए इक्वल टू 0 है यानी कि एट नो लोड, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, नो लोड स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एट स्टार्टिंग, यानी कि अगर हमने क्या करा है, एन नॉट को 0 कर दिया है, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड को 0 कर दिया, तो ऐसे केस में अगर इसको 0 कर दोगे तो टॉर्क तुम्हारा कितना हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। आई ए इक्वल टू तुम्हारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा और टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्योंकि जब तुम इसको 0 रखोगे तो सेम क्या हो जाएगा, आई ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन नॉट के। एन नॉट को अगर तुम 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोच करने लगेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना बनेगा, इन्फिनिटी टॉर्क बनने लगेगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि दोनों के दोनों सिरे जो हैं वो कभी आपस में टच नहीं करेंगे। ठीक, तो अब जरा कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व अगर टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 पे तो क्या होगा, इन्फिनिटी स्पीड मिलेगी। यानी कि इन्फिनिटी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, कहीं ऐसे करके दिखा सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक, और अगर मान लेते हैं टॉर्क की बात कर लें, ठीक, तो टॉर्क अगर स्पीड 0 है तो टॉर्क किधर की तरफ अप्रोच करेगा, टॉर्क भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, और कर्व क्या है तुम्हारे पास, हाइपरबोला कर्व है, तो इनको हाइपरबोला कर्व से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? ये कर्व आ जाता है स्पीड टॉर्क कर्व डीसी सीरीज मोटर का। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क 0 है तो स्पीड इन्फिनिटी, टी इक्वल टू 0 तो स्पीड इक्वल टू कितनी आ जाएगी, नो लोड स्पीड इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है, अगर नो लोड स्पीड मतलब जो स्टार्टिंग स्पीड है, स्टार्ट कर रहा है वो 0 है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो या तो टॉर्क इन्फिनिटी होगा और स्पीड 0 करोगे, इस तरीके से कर्व तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट निकल के आता है, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, पैसे वाला नहीं, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाला, कि कभी भी किसी डीसी सीरीज मोटर को आप क्या करेंगे, नो लोड पे स्टार्ट नहीं करेंगे। नेवर नेवर स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड, यानी कि बिना लोड लगाए आप क्या करेंगे, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि कभी भी डीसी सीरीज मोटर को तुम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करोगे। जब आप लोड लगा के स्टार्ट करेंगे तो एक सर्टेन एरिया में, यानी कि जो फाइनाइट एरिया है इसके अंदर आप लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो डीसी सीरीज मोटर जो होती है बहुत ज़्यादा टॉर्क बनाती है अगर उसकी स्पीड कम है, तो जैसे जैसे स्पीड कम करते जाओगे वैसे वैसे उसकी टॉर्क जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा। और जैसे जैसे तुम क्या करोगे, स्पीड टॉर्क को कम करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगी। ठीक, इसीलिए अच्छा ये एक लौती ऐसी मोटर है जिसमें टॉर्क जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो ऑलमोस्ट मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि बहुत ही हैवी टॉर्क बनता है नो लोड स्पीड पे, मतलब स्पीड सॉरी जब स्पीड उसकी कम होती है, यानी कि एन को अगर तुम डाउन करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डीसी सीरीज मोटर होती है ये यूज़ करी जाती है ट्रैक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ट्रैक्शन में यानी कि जो तुम देखते हो ना कि डीजल जनरेटर अब रिप्लेस हो गए इलेक्ट्रिक जनरेटर से। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं उनके अंदर सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर्स से अब चलने लगते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज़ करी जाती हैं वो सप्लाई लेती हैं, ऊपर जो लाइनें चल रही होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन चल रही होती है रेलवे के पटरियों के ऊपर, वहाँ से वो क्या करते हैं, लाइन से करंट लेते हैं, डीसी करंट। और वो डीसी करंट जो होता है उसमें एसी होता है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। अगर डीसी डायरेक्ट होता है, मैं इसके बारे में इतना यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक, तो वहाँ से वो सप्लाई लेते हैं, देन सप्लाई कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को देते हैं। अब डीसी सीरीज यानी कि अगर तुम्हारी मान लेते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, ठीक, तो बहुत हैवी टॉर्क है। ठीक, तो जैसे ही तुम ऑन करोगे, यानी कि जब तुम स्टार्टिंग टॉर्क की अगर बात करते हैं, एन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एन नॉट जीरो का मतलब हुआ स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि जब तुम मशीन तुम्हारी रुकी हुई है तो एट स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी भैया, स्टार्टिंग होगी इस पॉइंट से, यानी कि जब n इक्वल टू 0 है, जब मोटर की स्पीड 0 है तो तुम क्या कर रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो। तो जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें इनफाइनाइट मतलब बहुत हैवी टॉर्क मिलेगा। और इतना ही हैवी टॉर्क की ज़रूरत होती है क्योंकि मोटर पूरी ट्रेन को चलाने के लिए तुम्हें बहुत हैवी टॉर्क चाहिए, जो कि डीसी शंट मोटर में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो डीसी शंट मोटर इसीलिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं ट्रैक्शन में। ठीक, तो सीरीज़ मोटर हम यूज़ करते हैं क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, जब एक बार ट्रेन रुक गई तो उस पर अगर 1000 लोग हैं, उनका मान लेते हैं 80-80 किलो भी है, तो इतना ज़्यादा
ज़्यादा मास है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, उसके पहियों को ट्रेन घुमाने के लिए, तो यानी कि इन्फिनाइट टॉर्क यानी कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो इतना ज़्यादा टॉर्क कौन बनाता है? डीसी सीरीज़ मोटर आपकी जनरेट करती है। तो एट स्टार्टिंग पे बहुत हैवी टॉर्क मिलता है, इसीलिए डीसी सीरीज़ मोटर जो होती है वो तुम्हारी ट्रेन्स में यूज़ करी जाती है, यानी कि ट्रैक्शन पर्पस में यूज़ करी जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड मोटर के बारे में, समझते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड मोटर्स, इनको भी जरा देख लेते हैं, इनका क्या सीन है। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम है, एन इक्वल टू कितना होगा? एन इक्वल टू वी टी, ठीक, माइनस का आई ए। अब कंपाउंड कौन सी ले रहे हैं? तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव डिस्कस कर रहा हूँ पहले। क्यूमुलेटिव, ये मैं बता चुका हूँ क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं, जिसमें दोनों फ्लक्स यानी कि सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है और जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसी जो मशीन्स होती हैं उन्हें हम लोग क्यूमुलेटिव मशीन्स कहते हैं। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो कह सकते हो, मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, उसमें कंपाउंड जो ले रहा हूँ उस केस में मैं कौन सी मोटर ले रहा हूँ, दो तरीके की मैंने बताई थी। एक थी आपकी लॉन्ग शंट, एक थी लॉन्ग, और एक थी शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट, क्लियर है? ये दोनों चीज़ें मैंने बताई थी। तो इस लेक्चर में मैं कौन सी कंसिडर कर रहा हूँ उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं लॉन्ग शंट ले रहे हैं। रीज़न क्या है लॉन्ग शंट लेने का? कि लॉन्ग शंट के केस में क्योंकि जो आई ए होगा आर्मेचर करंट, उसमें दोनों की सीरीज वाइंडिंग और शंट सीरीज वाइंडिंग जो होगी वो आर्मेचर के साथ आपकी सीरीज में, आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी। तो हम यहाँ पे लॉन्ग शंट ले रहा हूँ, तो आई ए इक्वल टू आर ए प्लस में आर सीरीज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक, अगर मैं क्या करता, अगर मैं शॉर्ट शंट लेता तो उस केस में आई ए आर ए आता, माइनस का यहाँ पे जो आर सीरीज लिया है इसके साथ आई ए मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि आई लाइन मल्टीप्लाई होता, और आई लाइन जो होता वो आई ए माइनस आई फील्ड हो जाता। ठीक है, आई होप ये चीज़ सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, इसको बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये आ गया निकल के वी टी इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आर सीरीज। ठीक, यानी शंट मैं ले रहा हूँ क्यूमुलेटिव मशीन्स में, और नीचे आ जाएगा के। और फ्लक्स की बात कर लें तो एक फ्लक्स होगा शंट वाइंडिंग का जो फील्ड वाइंडिंग ली है, और एक होगा फ्लक्स सीरीज वाइंडिंग का। ठीक, यहाँ पे दो फ्लक्स आ जाएंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला जो होता है मोटर का, क्यूमुलेटिव मोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंपाउंड मोटर्स का, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जो मैंने शंट में देखा था। शंट का फॉर्मूला क्या था? एन इक्वल टू वी टी माइनस का आई ए आर ए था, डिवाइड बाई के फाई था। तो देखो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसको और देखते हैं कि क्या एकदम सिमिलर है, क्योंकि सीरीज में भी देखो ऐसा ही फॉर्मूला समथिंग निकल के आया था। तो यहाँ तक तो दोनों चीज़ सेम है। अब देखते हैं कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो मोटर्स होती हैं वो डीसी शंट के ज़्यादा करीब है या सीरीज मोटर के। क्योंकि देखो यहाँ तक फॉर्मूला सीरीज ये शंट का था, और सीरीज वाला फॉर्मूला क्या था? सीरीज वाले में इसकी जगह क्या आ जाता है? आई ए आर ए प्लस आर सीरीज आ गया था। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आई ए आर ए आर प्लस आर सीरीज। ठीक, तो अभी तक दोनों फॉर्मूले लगभग सेम चल रहे हैं। यहाँ पे अंतर कहाँ आता है? अंतर आ जाएगा अब कि जब मैं बात करूंगा इसको सेपरेट करूंगा, आई टी इक्वल टू वी टी, एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के, सेपरेट कर लेते हैं, फाइव शंट प्लस में फाइव सीरीज। ठीक है, और माइनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी ई आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई के, सॉरी के स्क्वायर नहीं, के आ जाएगा इंटू फाइव शंट प्लस में फाइव सीरीज। ठीक, अभी मैंने क्या करा है? अभी मैंने इन दोनों को केवल सेपरेट कर लिया है, जस्ट अपना अपना अलग करा है, यानी कि सॉरी आई ए आएगा। ठीक है, तो आई ए, ठीक, आई ए आर ए प्लस आर सीरीज ये अलग कर लिया है, और ये फॉर्मूला मैंने इसको इस तरीके से दोनों तरीकों से अलग अलग करके बस लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अभी तक भी देखो लगभग लगभग सेम है फॉर्मूले। आगे अब चलते हैं, जब हम लोग आगे इसको डील करेंगे, यानी कि फर्दर जब मैं टॉर्क ले आऊंगा, तो टॉर्क जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो कितना होगा इस केस में? तो टॉर्क होगा तुम्हारा के टाइम्स इंटू फ्लक्स फाई इंटू आई ए होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आई ए होता है। ठीक, अब आई ए जो होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो जो तुम्हारा के होगा, इस केस की अगर बात करें फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना हो जाता है? नॉर्मली फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा फाइव शंट का प्लस फाइव सीरीज का फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़? इंटू आई ए इंटू के। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है हम लोग को? इस फॉर्मूले में टॉर्क को लाना है। तो टॉर्क को लाने के लिए क्या करो? ऊपर और नीचे इस पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके ऊपर यहाँ से अलग पेज पे करते हैं। ठीक, तो एन इक्वल टू वी टी अपॉन में के, फाइव शंट प्लस में फाइव सीरीज आ गया। क्लियर है? अब माइनस का आई ए था, ठीक है, और क्या था? आर ए प्लस आर सीरीज था। ठीक, अपॉन में क्या था? अपॉन में था तुम्हारा के फाइव शंट प्लस फाइव सीरीज। ठीक है, और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू के फाइव शंट प्लस फाइव सीरीज। ठीक है, डिवाइड बाई के फाइव शंट
प्लस फाई सीरीज, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो ये वाला जो टर्म है, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए आई ए के और फाई शंट, ये पूरा अगर मिला लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ कंपाउंड मोटर्स। ठीक, तो बस इसी को हम लोग लिख लेते हैं, तो इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के फाई शंट प्लस फाई सीरीज। ठीक है, माइनस का जब इस पूरे को रखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी आर ए प्लस आर सीरीज, ठीक है, डिवाइड बाई के स्क्वायर और फाई शंट प्लस फाई सीरीज का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये देखो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इस फॉर्मूले से ये हो गई स्पीड, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग कर्व ड्रॉ करके देखेंगे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स का कर्व किस तरीके से आता है और वो किसके करीब है, सीरीज के करीब है कि शंट के करीब है। ठीक है, इस चीज़ को हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर जितना फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया है, अगर इसी को फॉर्मूले को कंपेयर करा जाए तो देखो ये फॉर्मूला जो है ये क्लोज टू है, ये क्लोज टू है किसके, शंट मोटर के। बहुत ध्यान से देखो, शंट में भी यहाँ पे टॉर्क आया था और ये क्या थी, यहाँ पे कोई टॉर्क का टर्म नहीं था, ये नो लोड स्पीड थी और यहाँ पे टॉर्क आया था। ठीक, लेकिन सीरीज में यहाँ पे टॉर्क नहीं आया था, ये क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था ऊपर नीचे। याद होगा आप लोगों को, सीरीज में मैंने ऊपर नीचे क्या करा था, करंट को कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस केस में करंट कैंसिल नहीं होगा ऊपर नीचे का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर यानी कि ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन निकल के आई है किसके करीब है, ये तुम्हारी शंट मशीन्स के करीब है, तो यानी कि इनका जो कर्व बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी शंट मशीन के हिसाब का बनेगा। उसको जरा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं कि शंट के हिसाब से कर्व कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं इसी फॉर्मूले को। ठीक, तो यानी कर्व देख लो, यहाँ पे अगर मैं ऊपर, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक, और दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स में क्या लिया था मैं, टॉर्क ले रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और यहाँ पे ले रखा है स्पीड। ठीक है, ये हो गई स्पीड एंड द अदर वन इज द स्पीड, और ये टॉर्क हो गया। अब देखते हैं अगर नो लोड की बात करें, एट नो लोड, तो नो लोड स्पीड कितनी है, वी टी डिवाइड बाई, ये अगर तुम्हारा क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये चीज़ है तुम्हारी नो लोड। ठीक है, नो लोड एन नॉट, अगर ये एन नॉट है, जरा इसको बना लेते हैं, एन नॉट को अलग लिख लेते हैं। एन नॉट इक्वल टू कितना निकल के आया, एन नॉट इक्वल टू निकल के आ रहा है वी टी अपॉन में के फाई शंट प्लस में फाई सीरीज। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाई सीरीज जो होगा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा आई ए, और नो लोड ले रहा हूँ, नो लोड, एन नॉट का मतलब क्या है, नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड, तो नो लोड स्पीड पे करंट कितना होता है, तो आई नो लोड इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। अगर मैं करंट को जीरो करूंगा तो देखो जीरो करने पे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन शंट वाला पार्ट जो है वो पिक्चर में बना रहेगा। ठीक, और ये जो शंट वाला पार्ट जो पिक्चर में बना रहेगा इस केस में, तो यानी कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होगा, एक सर्टेन एरिया से शुरू होगा, जीरो से या इन्फिनिटी से शुरू नहीं होगा। सीरीज मोटर में क्या था, सीरीज मोटर में क्योंकि ये शंट तुम्हारा आई ए था, और जब नो लोड कर रहे थे तो पूरा एन नॉट जो था वो इन्वर्सली इक्वल टू वन अपॉन में आई ए हो जा रहा था, और इसको जीरो करने पे स्पीड क्या हो रही थी, इन्फिनिटी हो जा रही थी। लेकिन शंट केस में, इस केस में कंपाउंड में, इसको जीरो करने पे स्पीड तुम्हारी क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जब तुम इसे जीरो रखोगे, और वो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, एन नॉट, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड ऑफ कंपाउंड मोटर जो होगी वो वी टी डिवाइड बाई के इंटू फाई शंट निकल के आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगी तुम्हारी स्टार्टिंग स्पीड, वी टी डिवाइड बाई के इंटू फाई शंट। तो यानी कि एक सर्टेन पोर्शन मिलेगा, उसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल शुरू करेंगे, तो ये हो गई एन नॉट, नो लोड स्पीड हो गई, जहाँ पे टी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे एन नॉट आ जाएगा, और टॉर्क जीरो लगाओगे, टॉर्क जीरो जब रखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, यानी कि नो लोड पे ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये होगी तुम्हारी नो लोड स्पीड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, इतनी इसमें कोई चीज डाउट नहीं होनी चाहिए। तो नो लोड स्पीड कितनी होगी, एन नॉट इक्वल टू वी टी अपॉन में के फाई शंट। ठीक, तो नो लोड स्पीड एन नॉट ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा वी टी अपॉन में के इंटू फाई शंट। ठीक, ये हो गई लाइन इसकी नो लोड स्पीड की। ठीक, अब जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, यानी सॉरी जब लोड लगाते जाओगे, जैसे तुम लोड लगाना शुरू करोगे, यानी कि इस वैल्यू को राइज अप करना शुरू करोगे टॉर्क को, तो ऑब्वियस सी चीज़ है नेगेटिव कंपोनेंट तुम पे हावी होगा, और कर्व जो होगा वो अपने आप को डाउनफॉल करेगा। ठीक, तो कर्व इस तरीके से क्यूमुलेटिव का डाउन में चला जाएगा। ये हो गई क्यूमुलेटिव का कर्व, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। ठीक है, अच्छा अगर शंट की भी इसी में बना दिया जाए शंट, तो शंट का कर्व जो बनेगा वो थोड़ा सा राइज अप करता हुआ बनेगा, ये आ जाएगा शंट का, ये आ गया शंट मोटर्स का। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का जो कर्व होता है डीसी मोटर में, डीसी मोटर्स में जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का जो कर्व होगा वो डाउन की तरफ होगा शंट के मुकाबले। ठीक है, शंट मोटर्स के मुकाबले। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा सीरीज का बना लें, तो सीरीज का कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, अगर सीरीज को मैं इसी में बनाना चाहूँ तो ये कर्व, ये रहा पर बोला, ये हो गया सीरीज का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे।
ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर क्यूमुलेटिव, ये तो मैंने क्यूमुलेटिव बता दिया। अगर डिफरेंशियल में चले जाओ तो डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल में तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। डिफरेंशियल में अगर बात कर ले यहीं पे डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, n इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के इंटू फाई शंट प्लस फाई सीरीज था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई शंट प्लस सीरीज की जगह माइनस आ जाएगा, ये चीज़ माइनस में हो जाएगी, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंटू आर ए प्लस आर सीरीज सेम रहेगा, ठीक, डिवाइड बाई यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा यानी कि के स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा फाई शंट माइनस का फाई सीरीज का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो माइनस साइन आने से क्या होगा, कर्व जो होगा जो नीचे जा रहा था इस तरीके से, डाउनफॉल जो था वो कर्व क्या होगा, अब की ये जो इसकी वजह से कर्व बनेगा वो ऊपर चले जाएगा, ये आ गया इस तरीके से। तो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाते होगे वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती चलेगी, ये हो जाएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मोटर्स में। यानी जैसे जैसे आप लोड टॉर्क बढ़ाओगे तो सारी मोटर की स्पीड कम होगी लोड टॉर्क बढ़ने पर, लेकिन क्या होगा, डिफरेंशियल मोटर जो होंगी उनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ज़्यादा चक्की पे आटा डालोगे तो और तेज़ी से चक्की चलेगी, समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, ये मतलब ऐसा एक इस वजह से क्या होता है, मशीन ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए डिफरेंशियल मोटर कभी प्रेफर नहीं की जाती, ठीक। तो ये एक सर्टेन एप्लीकेशंस इनकी अगर हो सकती है एक पर्टिकुलर, लेकिन जनरली डिफरेंशियल मोटर को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप जी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे के सारे कर्व यहाँ से ही क्यों शुरू हो रहे हैं, चाहे क्यूमुलेटिव हुआ, चाहे डिफरेंशियल हुआ, चाहे शंट हुआ, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि इनके केस में जो स्टार्टिंग स्पीड है वो देखो सबकी सेम आई होगी, स्टार्टिंग स्पीड वी टी अपॉन में के फाई शंट, यही तुम्हारी शंट मोटर की थी, यही क्यूमुलेटिव की थी, ये डिफरेंशियल की थी, इसीलिए सारे के सारे सेम पॉइंट से शुरू होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कब, नो लोड पे, यानी कि नो लोड पे, यानी कि जिस पे टॉर्क जीरो हो, या फिर कह सकते हैं आई इक्वल टू जीरो, ठीक, समझ में आ गया। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग समझ में आया होगा। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टॉर्क कर्व कवर करे हैं, ठीक है, जिसमें डीसी शंट मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का और कंपाउंड मोटर्स के मैंने यहाँ पे कर्व कवर करें, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, कहाँ पे कौन यूज हो सकता है, ठीक है। प्लस ये बताया कि क्यों इनके कर्व इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, कौन कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, उनको हमने शुरुआत से लेकर डिस्कस किया है, ठीक। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।